हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्धमान का। ध्यान से सुनना, जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं जो मई में एग्जाम्स दे रहे हैं उनके लिए सर इंस्टीट्यूट ने फर्स्ट एमटीपी निकाल दिए। फर्स्ट एमटीपी में मैंने जीएसटी वाला पार्ट करवा दिया था। अब अपन इनकम टैक्स वाला पार्ट करते हैं। इनकम टैक्स में पहले केस सिनेरियोज और एमसीक्यू देखते हैं। मैंने आपको तरीका पहले भी सिखाया सर। पहले क्या करोगे, आप नीचे आके क्वेश्चन पढ़ोगे, उसके बाद ऊपर जाके केस सिनेरियो पढ़ोगे। ठीक है। तो फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन अबव चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है भाई। पहला तो हमें एक रेसिडेंशियल स्टेटस पता करना है। दूसरा है टैक्सेबिलिटी ऑफ गिफ्ट देखना है सर, वो तो हमें देखना पड़ेगा ऊपर क्या दिया हुआ है। और उसके बाद उसकी टोटल इनकम भी निकालना है। ठीक है भाई, ये तीन कहानियां हैं सर। ओके, ठीक। लेट्स स्टार्ट। एक बार नोट पढ़ लेते हैं। नोट पढ़ लिया जाए। ठीक है। Manisha does not manufacture any of the khadi product. She sourced all the khadi material, accessories, product and honey from supplier of such items. खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती, कहीं और से लाती है और फिर आगे सप्लाई करती है। तो प्यार से ये बोलना चाह रहे हैं सर, ट्रेडर है। ओके, ठीक है। ऑल फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन आर कैरियड आउट इन अकाउंट पे चेक। चेक से कर रहे ट्रांजेक्शन सर। ठीक है। एंड टीडीएस हैज बीन डिडक्टेड वेयर एवर एप्लीकेबल। ठीक है भाई, ये भी कहानी सही है। और पेरेंटल grandfather is the कर्ता of family HUF. His paternal grandfather comes on a visit in India for 6 months every year since 2014. The HUF is managed outside India and all the decisions regarding HUF are made outside India. लो, पहले वाले क्वेश्चन का तो आंसर यही मिल गया आपको, क्योंकि सर HUF का कंट्रोल और मैनेजमेंट अगर होली आउटसाइड इंडिया हो तो उस केस में तो HUF क्या हो जाता है, नॉन रेसिडेंट। पहले क्वेश्चन का आंसर तो यहीं से मिल गया सर। ठीक है। मनीषा इज ऑप्टेड आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम अंडर सेक्शन 115 बीएसी, मतलब नॉर्मल प्रोविजंस में चलना चाहती है ये। चलो क्वेश्चन पढ़ते हैं सर। देखो, मनीषा इज अ रिसर्च स्कॉलर परसुइंग हर पीएचडी। शी इज एन अनमैरिड एंड हर पेरेंट्स आर लिविंग इन अहमदाबाद, गुजरात. हर पेरेंटल grandparents and other family relatives are staying in South Africa. She was in India with her parents till May 2020. अच्छा, मई 2020 तक इंडिया में थी पेरेंट्स के साथ। आफ्टर देन शी वेंट टू लंदन फॉर फर्दर एजुकेशन। ठीक है। इन अक्टूबर 2023 शी रिटर्न टू इंडिया। ठीक। ऑन 28 मार्च 2024 शी ट्रेवल्ड आउट ऑफ द इंडिया टू Johannesburg in South Africa for her participate in the 155th birth anniversary celebration of Mahatma Gandhi. ठीक है। शी रिटर्न 1 अक्टूबर को इंडिया आ गई है। In this connection, she attended numerous events held all over India, while also holding exhibition for her textile business in Khadi, the fabric that breathes the livery of freedom, as showcased by the Mahatma Gandhi. She won accolades and awards, gifts and donations in the course of showcasing her work. ठीक है। You have been provided with the following data. इतनी बकवास है ये सब चीजें, हमारे लिए सिर्फ काम का ये है सर। शी रिटर्न ऑन 1 अक्टूबर। 1 अक्टूबर को इंडिया में आई। ठीक है, ये हमारे काम का है। तो 1 अक्टूबर को इंडिया में आ गई है भाई। तो इसके लिए इंडिया में दिन गिनते हैं। अक्टूबर के 31, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फेब, मार्च, कितने दिन ये इंडिया में रहे भाई? 31 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, 182 आ रहा है सर। एग्जैक्ट 182 डेज आ रहा है सर। तो अगर ये 182 डेज आ रहा है तो शी रिटर्न टू इंडिया, शी रिटर्न ऑन दिस। ठीक है। और उससे पहले के 4 साल में इंडिया देखना पड़ेगा सर। उसके पहले के 4 साल में नहीं। ठीक है, ये 182 डेज तो हो गई सर, ये रेसिडेंट तो हो गई। अब ऑर्डनरी और नॉट ऑर्डनरी देखना पड़ेगा। तो शी वॉज इन इंडिया विद हर पेरेंट्स टिल May 2020। तो May 2020 में ये तक इंडिया में थी सर। ठीक है। तो अभी प्रीवियस ईयर 24-25 है। ठीक। इसके पहले के 7 ईयर्स में ये 729 डेज से ज्यादा इंडिया में थी, गारंटीड ज्यादा इंडिया में थी। क्योंकि सर ये अक्टूबर में आ भी तो गई थी इंडिया में 2023 को। ठीक है। एंड 28 मार्च शी ट्रेवल्ड आउट। फिर 28 मार्च को इंडिया से बाहर गई है। सॉरी सॉरी। ठीक है। तो ये रेसिडेंट तो हो गई सर। 729 डेज से इसका ज्यादा आएगा सर इंडिया में, आप कैलकुलेट कर लेना। क्योंकि सर May 2020 तक ये इंडिया में ही थी। तो हमें पहले के 7 साल देखना होता है सर।
2024 25 के पहले, इसके पहले वाले साल मतलब 23 24 और इसके पहले के और 6 साल, तो मतलब ये चले जाएगा सर 2018 तक चले जाएगा सर। तो 18 से लेके 20 तक तो ये वैसे भी इंडिया में थी, तो इसका 729 डेज से ज्यादा इंडिया में आ जाएगा सर। और अगर 729 डेज से ज्यादा आ गया तो ये रेसिडेंट प्लस ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो गई, ये तो क्लियर होना चाहिए। स्कॉलरशिप फॉर परस्यूइंग अ रिसर्च वर्क, सर ये स्कॉलरशिप है सर, ये एग्जेम्प्ट होती है, ठीक है। उसके बाद ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम एग्जीबिशन हेल्ड इन साउथ अफ्रीका इन कोलैबोरेशन विद द लीडिंग फैशन हाउस, ठीक है। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम एग्जीबिशन हेल्ड इन इंडिया, ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ हनी इन द एग्जीबिशन इन इंडिया, ये सब तो इसकी इनकम दी हुई है, ठीक है। ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम द सेल ऑफ हैंडमेड खादी डिजाइनर फैशन एक्सेसरीज एंड अदर खादी स्टेशनरी प्रोडक्ट, ठीक है। गिफ्ट फ्रॉम फादर सिस्टर whom she visited in जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, सर ये एग्जेम्प्ट है क्योंकि ये रिलेटिव की डेफिनेशन है सर, ठीक है, रिलेटिव की डेफिनेशन में कवर्ड है सर, ठीक है। कैश गिफ्ट रिसीव फ्रॉम फ्रेंड इन गांधी गुजरात सेवा समाज विथ whom she stayed while in जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका, सर 50,000 से कम है इसलिए बच गए, क्योंकि 50,000 से ज्यादा होता तो टैक्सेबल हो जाता सर, फ्रेंड से मिला है ना सर। तो हमसे दूसरा क्वेश्चन तो यही पूछा था सर, ये बताइए भाई गिफ्ट का क्या होगा। तो देखो 51,000 will be exempt as it is gift received from the relative, 27,000 as cash gift from his friend would not be taxable as all her friends are non resident, नहीं सर ऐसी कोई कहानी नहीं है, ये इसलिए टैक्सेबल नहीं है कि फ्रेंड नॉन रेसिडेंट है, नहीं सर ये इसलिए टैक्सेबल नहीं है क्योंकि 50,000 से कम है, ये बोल रहा है पहला वाला तो टैक्सेबल ही हुआ है, ये गलत है, 51,000 टैक्स बोलता है ये तो गलत ही हो गया। 51,000 will be exempt as it is gift received from relative, 27,000 is received as cash gift from friends will be taxed, गलत हो गया। 51,000 will be exempt as it is received from relative, 27,000 received as cash gift from friend will not be taxable as a total gift received from the non-relative does not exceed 50,000, हाँ ये हुई ना बात, ये पॉइंट सही है क्योंकि सर 50,000 से कम है इसलिए टैक्सेबल नहीं है, अदरवाइज 50,000 से ज्यादा होता तो फ्रेंड से मिलके वो टैक्सेबल हो जाता, ठीक है। आई बात समझ। अब हमें टोटल इनकम निकालना है। अच्छा इस क्वेश्चन में एक मस्त वाली बात सिखाता हूँ, इफ शी विशेस टू मैक्सिमाइज अ टैक्स सेविंग, मतलब वो आपको सामने से बोल रहा है, ध्यान से सुनना, वो आपको सामने से बोल रहा है सर नॉर्मल प्रोविजन सोच लो, 44 AD सोच लो, ठीक है, और अगर इन केस AMT भी हुआ तो वो भी सोच लो, सब सोचने बोल रहा है, मैक्सिमाइज टैक्स सेविंग है तो जहां उसका टैक्स सेविंग आएगा सर सबसे कम टैक्स आएगा वो आप सोच लो। अब एक स्टूडेंट बोला सर 115 BSc नहीं सोचूं, अरे भाई वो तो यहीं पर लिखा हुआ है 115 BSc नहीं सोचना है इसलिए नहीं सोच रहा हूँ, नहीं तो वो भी सोच लेता, ठीक है। तो आपको इसकी टोटल इनकम निकालना है, चलो आगे बढ़ते हैं। रिसीव शेयर ऑफ इनकम फ्रॉम HUF, ये तो एग्जेम्प्ट है, ठीक है। इसके बाद कॉस्ट ऑफ मटेरियल फॉर एग्जीबिशन इन साउथ अफ्रीका दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ हैंडमेड दिया हुआ है, अदर एलिजिबल बिजनेस एक्सपेंस, हनी का एक्सपेंस दिया हुआ है, ठीक है। मिस्टर पटेल ऑफ साउथ अफ्रीका गिव a check of 5 lakh favoring Gandhi स्मारक ट्रस्ट, स्मारक होना चाहिए, ठीक है, स्मारक ट्रस्ट एज अ डोनेशन टू द ट्रस्ट, शी वाज रिक्वेस्टेड टू हैंड ओवर द चेक टू द ट्रस्ट ऑफिस एट अहमदाबाद, तो इसको चेक मिला, इसने ट्रस्ट वालों को चेक हैंड ओवर कर दिया 5 लाख का, तो ये तो इसकी कोई इनकम हुई नहीं सर, इसको छोड़ दो, इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, हमें क्या करना है सर, हमने तो चेक हैंड ओवर कर दिया, खत्म कहानी। तो अब अपन क्या करेंगे इसकी टोटल इनकम निकालने के लिए, देखो ग्रॉस रिसिप्ट में क्या क्या आएगा, 10 लाख प्लस 12 लाख प्लस 1.05 लाख प्लस 2.25 लाख प्लस और कोई इनकम, और कोई इनकम नहीं, बस अब बाकी एक्सपेंस है, प्लस नहीं आएगा माइनस आएगा, माइनस एक्सपेंस में है 1214 सर, 12 लाख माइनस 1 लाख माइनस 4 लाख माइनस और भी है 55,000, गिवन है ना, माइनस 55,000 या 0.55 लाख, ठीक है। इसके बाद और कुछ बचा नहीं, एक्सपेंस तो इतना ही है, तो माइनस करके ये कितना आ रहा है सर, 10 लाख प्लस 12 लाख प्लस 1 लाख 5,000 प्लस 2 लाख 25,000 माइनस 12 लाख माइनस 1 लाख माइनस 4 लाख
माइनस 55,000, ये आ रही है इसकी इनकम सर। ठीक है, एक तरीका ये हुआ। अब अपन दूसरा क्या करेंगे सर, ये जो इसकी इनकम है इसका 6% कर लेते हैं। 44 AD वाला सर, एक स्टूडेंट बोला 6% आपको कैसे पता चला, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है सर ऑल द ट्रांजेक्शन आर कैरिड थ्रू अकाउंट पे चेक। 6% कर लेते हैं सर। 10 लाख प्लस 12 लाख प्लस 1,05,000, इसको क्या हो गया 1,05,000 प्लस 2,25,000, ये आ रहा है सर 25,30,000। इसका 6%, इसका 6%, ये आ रहा है सर 151,800। मैं तो 44 AD में जाऊंगा सर, क्योंकि मेरी इनकम 44 AD में कम है सर, और नॉर्मल में तो बहुत ज्यादा है सर। लो भाई, ये हमें तीसरा आंसर मिल गया। ये वाला पॉइंट मेरे को लगता है अच्छा है। स्टूडेंट बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, इसमें बहुत सारी गलतियां कर सकते हैं। आई होप समझ आया होगा। अच्छा केस सिनेरियो था। ठीक है, चलो नेक्स्ट केस सिनेरियो। पहले अपन क्या करेंगे, नीचे पढ़ेंगे क्वेश्चन, फिर ऊपर जाके पढ़ेंगे सर। बेस्ड ऑन द फैक्ट ऑफ द केस सिनेरियो गिवन अबव, चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन। मैंने आपको पहले भी सिखाया था, अगर आप लोग मेरे केस सिनेरियोस की वीडियो देखते हो तो मैंने बहुत सारी बातें सिखाई है, वहां पर समझाई है। अगर आप उनको देखोगे ना तो तरीका जो ये सॉल्व करने का है ना, वो आप बहुत अच्छे से सीख जाओगे सर। पहले क्वेश्चन पढ़ लो, 2-3 ही तो क्वेश्चन रहते हैं, 2-3 क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो। अगर 5-6 क्वेश्चन हो ना तो मत पढ़ो, एक एक क्वेश्चन पढ़ो और आंसर ढूंढो, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन में ना डाटा याद रखना मुश्किल होता है। 3 क्वेश्चन आराम से याद रहते हैं। जैसे देखो, हमें सबसे पहले पूछा अमाउंट ऑफ डिडक्शन, फिर ग्रॉस टोटल इनकम अंडर नॉर्मल प्रोविजन। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा टोटल इनकम, अगर क्या बोलते हैं वो 115 BSc ऑप्ट कर रहे तो यही 3 चीजें तो पूछा। अब ये 3 चीजें याद रखना आसान है, अगर यही 5-6 क्वेश्चन हो जाएंगे ना सर तो याद रखने में मुश्किल होता है। तब मैं बोलता हूँ स्टूडेंट को एक क्वेश्चन पढ़ ऊपर केस स्टडी पढ़, एक क्वेश्चन पढ़ ऊपर केस स्टडी पढ़। बट अभी तो आप आराम से कर सकते हो। तो अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकालना है सर, चलो पढ़ते क्वेश्चन ऊपर। देखो, मिस रितु इज अ रिटायर्ड गवर्नमेंट एम्प्लॉय, शी वाज बोर्न ऑन 1/4/1992। ओके, पार्टीशन के पहले, इंडिया के पार्टीशन के पहले, शी इज रिसाइडिंग इन दिल्ली, शी स्टेज विद हर एल्डर सन मिस्टर नकुल फ्रॉम 1st May 2024 to 15th October 2024, who is residing in Australia। ओके, तो ऑस्ट्रेलिया में ये 15 अक्टूबर तक रही भाई, यही तो बोलना चाह रहे हैं। शी स्टेड इन इंडिया फॉर, अच्छा 1st May से ना, याद रखना 1st May से 15 अक्टूबर तक ये क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया में रही। तो ठीक है, शी स्टेड इन इंडिया फॉर 361 days ड्यूरिंग द 4 प्रीवियस प्रीसीडिंग प्रीवियस ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर के पहले 4 साल में 361 डेज इंडिया में रही। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 24-25 pension of 7,15,461 is credited in her bank account with the SBI Uttam Nagar branch, Delhi, after deducting TDS. She received an interest of this much on saving account. She also received an interest of 67,500 on in fixed deposit with Canara Bank in the month of April. ठीक है, she has purchased 2 life insurance policy, ठीक है, फॉर हर सन युवान एंड मैरिड डॉटर काजल। तो लाइफ इंश्योरेंस तो मैरिड डॉटर के लिए भी मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलिसी सर 1/4/2012 के बाद है, तो सर हम सम एश्योर्ड का 10% लेंगे, तो यहाँ पर ये नहीं आएगा सर, 9,846 आ जाएगा, और यहाँ पर 17,000 ले लेंगे सर, क्योंकि इसका 10% 2 लाख होता है, बट हमें 17,000 मिल जाएगा। शी हैज टेकन अ मेडिकल इंश्योरेंस for herself, for which she has been paid 35,000 towards health insurance premium account by account pay check. She incurred 7,500 towards preventive health checkup by of himself and her husband in cash. तो ये तो हम पढ़ के आए हैं 5,000। अच्छा, एक स्टूडेंट बोला सर ये हेल्थ का तो हम 80D में ले लेते हैं, ये 80C में चले जाता है, दिक्कत उसकी नहीं है सर, बात क्वेश्चन की है कि इसकी एज क्या है। तो ऑब्वियस सी बात है सर, 1942 की बॉर्न है, तो 58 प्लस 24 कितना, 58 प्लस 24, 82 ईयर्स के अप्रॉक्स एज है इसकी। तो सर एज का टेंशन नहीं आएगा, क्योंकि मेडिकल में हमें सोचना पड़ता है ना, इसलिए याद दिला दिया। तो 35,000 तो ये हम ले लेंगे, 35,000 प्लस प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप का 5,000। आगे बढ़ते, शी ऑल्सो इनकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ 25,000 इन कैश। कैश ये नहीं ले सकते सर, कैश फॉर हर हस्बैंड नहीं ले सकते।
इन द मंथ ऑफ मार्च 2025 शी इंकर्ड मेडिकल एक्सपेंडिचर ऑफ 10,500 फॉर हरसेल्फ। नहीं ले सकते सर, क्योंकि हमने मेडिकल इंश्योरेंस ले चुका है, विच इज पेड बाय अकाउंट, पे चेक नहीं लेंगे। She has been given a wristwatch of 10,000 on her husband's 85th birthday. Her husband is a resident in India. तो ये भी तो इंडियन सिटीजन है सर, ये भी तो इंडियन सिटीजन है सर, क्योंकि ये भी अनडिवाइडेड इंडिया में रहती थी सर, ठीक है, अनडिवाइडेड इंडिया में थी। तो इसने रिस्ट वॉच अपने हस्बैंड को दिया, तो सर ये तो वैसे भी कैपिटल एसेट नहीं है, कैपिटल गेन की बात ही नहीं है, तो इसको छोड़ दो, इससे हमें कोई मतलब नहीं। पहला क्वेश्चन था अमाउंट ऑफ डिडक्शन निकालना है। अब देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, ऋतु का रेसिडेंशियल स्टेटस सोचते हैं। तो ऋतु सर 1 मई से लेके 15 अक्टूबर तक ऑस्ट्रेलिया में रिसाइड करिए, तो अप्रैल का 30 डेज और 1 मई को भी इंडिया में काउंट किया जाएगा, ठीक है, मई। फिर आएगा अक्टूबर, अक्टूबर में 15, 16 और 17 डेज, क्योंकि सर 15 को भी इंडिया में काउंट किया जाएगा, ठीक है, प्लस नवंबर प्लस दिसंबर प्लस जनवरी प्लस फेब प्लस मार्च। ये कितना दिन हो गया इंडिया में इसका, 30 प्लस 1 प्लस 17 प्लस 30 प्लस 31 प्लस 31 प्लस 28 प्लस 31, यार 199 डेज इसका इंडिया में। सर अगर 199 डेज अगर इंडिया में आ रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है शी इज अ रेसिडेंट, प्लस ऑर्डनरी नॉट ऑर्डनरी भी सोचना है। तो सर ये तो 1 मई से इंडिया से बाहर गई ना, इससे पहले तो ये इंडिया में ही थी, तो सर ये ऑर्डनरी रेसिडेंट हो गई, ठीक, क्योंकि डिडक्शन के लिए काम का होता है सर, इसीलिए मैंने ये रेसिडेंट प्लस ऑर्डनरी निकाला। अब मुझे डिडक्शन सोचना है, इसकी एज 82 ईयर्स के अप्रोक्स है सर, तो सर इसको जो इंटरेस्ट की डिडक्शन मिलेगी 80 टी में मिलेगी, और टी बोलता है सर 50,000 दे दूंगा, चाहे सेविंग का हो चाहे एफडी का हो, तो ये 50,000 का इंटरेस्ट लिखते जाते हैं, सब डिडक्शन लिख लेते हैं। 50,000 प्लस 98466 प्लस 17,000 प्लस, और कौन कौन सा था, 35,000 प्लस 5,000, और कुछ तो मेरे ख्याल से बचा नहीं, चलो देखते हैं सर। 98466 प्लस 17,000 प्लस 40,000, ये आ रहा है सर टोटल डिडक्शन 205,466, ये टोटल डिडक्शन आ गई सर। ये 80 टी वाली, ठीक है, उसके बाद ये दोनों 80 सी वाली, ये दोनों 80 डी वाली, आ रहा है समझ। तो हमसे तो पहला डिडक्शन ही पूछा था ना, ये लो डिडक्शन तो पता चल गया हमें, ठीक। अब हमें ग्रॉस टोटल इनकम पूछ रहा है, तो ग्रॉस टोटल इनकम के लिए सर देखो, ये रहा उसकी इनकम और ये रहा उसका टीडीएस का अमाउंट, ऐड कर लो, ये भी ऐड कर लो और ये भी ऐड कर लो, बट ये नेट ऑफ टीडीएस है ना, तो इसमें 10% टीडीएस कटा हुआ है, तो हमें ऐड करना पड़ेगा। चलो इनकम निकालते हैं, इनकम निकालेंगे, जगह तो नहीं बचाया मैंने, देखते हैं। 715,461 प्लस टीडीएस का अमाउंट कितना है सर, 14,565 प्लस 4,352 प्लस 67,500 प्लस, सर ये नेट ऑफ टीडीएस है ना, तो इसको ग्रॉस करूंगा, तो आपको पता है सर बचपन में हमने सीखा था सर, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करेंगे तो ये 75,000 आ जाएगा, तो 7500 का टीडीएस था इसमें, ठीक है। और कुछ बचा भाई, ग्रॉस टोटल इनकम में और कुछ नहीं, यही तो है सर। लो भाई ग्रॉस टोटल इनकम कितनी आ रही है, 715,461 प्लस 14,565 प्लस 4,352 प्लस 67,500 प्लस 7,500, यार है सर ये मेरा तो आ रहा है, ये वाला फिगर है क्या, अच्छा एक मिनट भैया, अगर ये पेंशन है तो ये नॉर्मल प्रोविजन से निकला है ना मेरे से ग्रॉस टोटल इनकम, हाँ जी, तो ये माइनस हो जाएगा यहाँ पर, नॉर्मल प्रोविजन है ना, 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन सैलरी वाला, तो माइनस कर लो 50,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो ये मेरा आ रहा है सर 759,378
आ गया सर, ये रहा 759,378। अब इसके बाद इसने बोला कि सर आपको टोटल इनकम निकालना है इफ शी पेज टैक्स अंडर 115 BAC। अगर 115 BAC है तो जो ऊपर आपने ग्रॉस टोटल इनकम निकाली, कितनी निकाली थी भाई? 759,378, 759,378 प्लस कर लो 50,000। अब ये अमेंडमेंट है तो इसको अमेंडमेंट से माइनस करूंगा सर, मतलब ग्रीन कलर से करूंगा सर। ये है स्टैंडर्ड डिडक्शन एज पर 115 BAC जो कि अमेंडेड है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? माइनस प्लस 50,000 माइनस 75,000, तो ये आ जाएगा हमारा 734,378। ये आ गई इसकी टोटल इनकम। डिडक्शन तो कोई मिलना नहीं है सर, क्योंकि 115 BAC में डिडक्शन नहीं मिलती है सर, ठीक है। मतलब मिलती है वो सर 80CCD, 80CCH, 80JJAA, उसके अलावा कुछ और नहीं मिलती है। तो हमारा आंसर है 734,378। समझ आया? बैठा दिमाग में? मस्त सिंपल, अच्छी थी केस सिनेरियो, अच्छी प्रैक्टिस है सर। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये तो MCQ है, देखो। इन द प्रीवियस ईयर 24-25 मिस्टर अरुण हैज ट्रांसफर्ड द लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट, ठीक है भाई। रेसिडेंशियल हाउस ट्रांसफर किया, और कब ट्रांसफर किया? 25/11/2024 को। ओ भाई, अब ये एक्वायर कब किया ये नहीं बताया, एक्वायर कब किया ये नहीं बताया, क्योंकि मेरे को पता करना था इसके पास इंडेक्सेशन का बेनिफिट है कि नहीं है। चाहे तो इंडेक्सेशन ले भी सकता और नहीं भी ले सकता। इस क्वेश्चन में तो इंडेक्सेशन वाली कुछ बात दिख नहीं रही है सर मेरे को। ज्वेलरी दिया हुआ, ज्वेलरी में इंडेक्सेशन होता ही नहीं है, ठीक है। ज्वेलरी में इंडेक्सेशन हट चुका है सर। ट्रांसफर अगर 23 जुलाई 2024 के बाद है तो ज्वेलरी के केस में इंडेक्सेशन है ही नहीं सर। तो यहाँ पर 2 करोड़ का कैपिटल गेन, यहाँ पर 1 करोड़ का कैपिटल गेन, ठीक है भाई। अब इंडेक्सेशन से रिलेटेड कुछ बता नहीं रहे सर। मिस्टर अरुण बॉट अ न्यू रेसिडेंशियल हाउस ऑन 1/4/2023 फॉर 1 करोड़, ऑन फॉर 1 करोड़, ठीक है भाई। ये परचेज किया है 1/4/2023 को सर। तो जिस साल ट्रांसफर हुआ है उससे 1 साल पहले तक, मतलब उसके 1 साल के अंदर अगर कोई घर परचेज किया हो तो अपन 54 क्लेम कर सकते हैं। बट सर ये तो 1 साल के पहले है, तो ये 1 करोड़ बहुत पहले परचेज कर लिया घर का, तो ये नहीं मिलेगा एग्जेम्पशन में 54 में। ये ध्यान रखने वाली बात है। ट्रांसफर से 1 साल पहले, तो ये तो 1 साल से और पुराना है ना सर। तो इस घर का बेनिफिट आप 54 में नहीं ले पाओगे, ठीक है। एंड डिपॉजिटेड 3 करोड़ इन अ कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम अकाउंट, ये 28 फेब को किया है, ये मिल जाएगा, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। ऑन 1/5/2025 मिस्टर अरुण हैज विथड्रॉन 3 करोड़ फ्रॉम अ कैपिटल गेन डिपॉजिट स्कीम एंड एक्वायर्ड अ रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी फॉर 2.5 करोड़। सर 2.5 करोड़ का घर खरीदा है, तो यहां पर मैं 54 क्लेम कर सकता हूं घर के बदले घर में, और घर के बदले घर में मैं 2 करोड़ क्लेम कर सकता हूं। एंड यहां पर जो ज्वेलरी बेचा है, ज्वेलरी के केस में सर मैं 54F क्लेम कर सकता हूं, और 54F ये बोलेगा सर बैलेंस 50 लाख का आप क्लेम कर सकते हो। बट इसको क्लेम करने का तरीका होता है, इसका फॉर्मूला होता है। What would be the capital gain in the hands of Mr. Arjun if the expenses incurred in connection with the transfer of jewelry was 2 lakh? तो देखो 3 करोड़ माइनस, एक मिनट, तो ऐसे नहीं लिखता, नहीं तो कंफ्यूजन, अरे सॉरी, तो कंफ्यूजन हो जाएगा सर। ये 3 करोड़ माइनस 2 लाख का एक्सपेंस, तो ये 2 करोड़ 98 लाख आ जाएगा सर, ठीक है। माइनस सर 2 करोड़ कॉस्ट है, तो ये हो जाएगा सर 98 लाख, ठीक है। 98 लाख का कैपिटल गेन आया। अब इसमें निकालने का तरीका क्या होता था, याद आया? निकालने का तरीका एकदम सिंपल सर, 98 0.98 इंटू 50 लाख 0.50 डिवाइडेड बाय सर कितने का नेट था सर? नेट कंसिडरेशन था 2.98, तो इसको करते सर 0.98 इंटू 0.50 डिवाइडेड बाय 2.98, तो ये आ रहा है सर, बाप रे, फिगर पॉइंट पॉइंट पे इच्छा आ रही है सर। तो ये आ जाएगा, मैं इसको फिगर पॉइंट पे लिखूंगा तो आंसर मैच करना मुश्किल हो जाएगा, आप लोग को समझना मुश्किल हो जाएगा। इंटू कर लेता हूँ 164 4, एक मिनट, 295, ठीक है। 16,44,295, ठीक है। इतने का एग्जामेशन हमें मिलेगा। तो सर इसको 98 लाख से माइनस कर लो,
-98 लाख, ये आ रहा है सर 81555704 या 705, राउंड फिगर करके। समझ आया बेटा दिमाग में? इजी क्वेश्चन था मेरे हिसाब से। इस क्वेश्चन में बहुत सारी ऐसी चीजें जो हम एजम्पशन लेके चल रहे हैं। पहला कि रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी के केस में सर इंडेक्सेशन वगैरह किए नहीं हुई, या फिर ये कॉस्ट इंडेक्स कॉस्ट है, पता नहीं, बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन में एजम्पशन के बेसिस में चल रही है सर। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन लास्ट देखते हैं, इसके बाद हमारा एमसीक्यू और केस सिनेरियो खत्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में डिस्क्रिप्टिव करेंगे। While deciding liability of an individual to deduct tax on payment of fees for professional services, which of the following is immaterial? मतलब कौन सी बात काम की नहीं है? Amount paid to professional, वाह काम का है। Turnover of the financial year immediately preceding financial year with the payment is made, इसी के ऊपर तो डिसाइड करते हैं कि सर 194 H, C, H और J, यही तो देखते हैं सर, प्रीवियस ईयर का टर्नओवर ही तो देखते हैं तीनों में। और नहीं तो फिर हम कहाँ लेके जाते हैं उसको, याद है 190, अभी 194 M जिंदा है सर, याद आई कहानी? तो ये टर्नओवर तो हमारे काम का है। टर्नओवर है तो फाइनेंशियल इन विद द पेमेंट इज मेड, नहीं सर इससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। जिस साल हम पेमेंट कर रहे हैं उस साल के टर्नओवर से हमें कोई मतलब नहीं है। अमाउंट ऑफ फीस पेड फॉर द प्रोफेशनल सर्विसेज, ये हमारे काम का है। तो सर हमारे लिए आंसर क्या होगा? इसको मैं टिक क्यों कर दिया? आंसर तो यही, अरे आंसर तो हमारा ये है सर, करेंट ईयर जिस साल हम पेमेंट कर रहे हैं उस साल के टर्नओवर से हमें कोई मतलब नहीं है। समझ आया बेटा दिमाग में? ये हमने सर एमटीपी का इनकम टैक्स वाला पार्ट कंप्लीट किया, और अभी इसके डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन बचे हुए इनकम टैक्स से। आई होप समझ आया होगा। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। ठीक है, चलो थैंक यू।